सिर्फ पढ़ाई ही कई बार काफ़ी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें अध्ययन की मुहताज होती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम कृष्णा है। और कई बार कि जब हमारा नाम कृष्णा होता है तो खुद को कृष्णा नहीं समझ लेना चाहिए। मुझे किसी ने फ़ोन किया था तो कहा था कि पंडित जी मेरा जन्म जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। मैंने कहा कि सबसे पहले इस बात से भूल रख लेना कि आप कृष्ण नहीं हो, और ये सोच करके कि हम जो है वो कृष्ण हैं, कृष्ण जैसे कृत्य नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें श्रवण कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। कृष्ण नाम है इनका। 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनकी 2 शादियां हुई और दोनों ही असफल रही। व्यवसाय को लेकर के अब ये स्थापित होना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं, विदेश से जुड़ करके काम करना चाहती हैं या फिर बाहर रह करके काम करना चाहती हैं। पर इन सभी सवालों के उत्तर और स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या, इन सभी सवालों का उत्तर जानेंगे। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। भाद्रपद और आश्विन माह में जन्मे होने से व्यक्ति बड़े ही सुंदर विचारों वाला होता है और कई बार पंचम भाव में प्रेम की स्थिति कमजोर है। यहाँ पे 2 क्रूर या पाप ग्रह का बैठना, मंगल और सूर्य, ये ठीक नहीं है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में प्रेम के मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आपको मिलता नहीं है लोगों से। वस्तुतः लग्न के अधिपति बैठे हैं तो अच्छा होना चाहिए था। ये व्यक्ति अपने लेवल पे बहुत ही लॉयल है, विश्वसनीय है, क्योंकि मेष लग्न का है, लग्न में गुरु बैठे हैं, पर लोगों से सहयोग नहीं मिलता। लोगों से सहयोग नहीं, क्योंकि दशम भाव के अधिपति देखिए 2 स्थान में बैठे, तो सामाजिक जो क्षेत्र होता है वो कमजोर हो जाता है। सप्तम भाव के अधिपति जो है वो राहु केतु के संपर्क में है और बुध जैसे चपल ग्रह के साथ है। इस वजह से इस भाव का सुख कमजोर हो जाता है। और गुरु जन्म कुंडली में पिछले भाव में राहु के कारण और उन पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, जिसके कारण भाग्य भाव के अधिपति की स्थिति कमजोर हो रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि गुरु संग खोजते हैं। ये जातिका भी थोड़ी अपने मन की करने वाली है। कई बार इनको कुछ चीजें भाती नहीं है। जैसे गुरु और चंद्रमा का तृतीय एकादश में होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति अपने मन का होता है और किसी के साथ भी कई बार बनती नहीं है। हालांकि लेवल के आधार पर अगर देखते हैं तो लग्न के अधिपति का पंचम भाव में जाना व्यक्ति को क्रेडिबिलिटी वाला इंसान बना देता है। व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, विश्वसनीयता बड़ी अच्छी होती है, दूसरों के प्रति समर्पित होकर के अपने आप को समर्पित करने वाला होता है, पर उसको वो चीज मिलता नहीं है जो चीज उधर से आउटपुट के रूप में जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता। दक्षिणायन में जन्मे होने से शुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। इस कारण से कई बार शनि की दृष्टि यहाँ के लिए कमजोर हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा कमजोर यहाँ पे शनि का प्रभाव। हालांकि आयु वाला भाव ठीक रहेगा। राहु बढ़ जाएंगे और उनकी दृष्टि यहाँ के लिए कमजोर साबित होगी। इसके अधिपति चंद्रमा पीछे हैं, जिसपे राहु से केंद्र में होने के कारण चतुर्थ भाव कमजोर होगा। उसके अतिरिक्त मंगल और सूर्य यहाँ पे खराब कर ही रहे। शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति खुद के काम के लिए कई बार समर्पित होता नहीं है बहुत ज्यादा, और अपने बारे में कई बार सोचता नहीं है, निर्णय भी देर से लेता है, और कई बार बहुत जल्दी ही किसी पे मान करके भरोसा करके और ठोक पीट करके कोई भी भरोसा या निर्णय नहीं लेता है या नहीं करता है। इस वजह से उसको नुकसान होता है। एक ही गलती को बार बार करने का भाव जागृत होता है कुंडली में। मंगलवार के जन्मे होने से जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, ऊर्जा और साहस का प्रभाव ज्यादा, और किसी पे भी हावी होने का डोमिनेटिंग नेचर एक अलग तरीके का मिल जाता है। नौमी तिथि कृष्ण पक्ष के, इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत ही रुद्र बोल देता है, बहुत ही कठोर बोल देता है, जिसके कारण वो चीज़ें जो है वो पटरी पे नहीं आ पाती हैं, बातचीत होती नहीं है। ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और वो बिल्कुल चंद्रमा पॉइंट पे है, जहाँ पे आप बिल्कुल कई बार बिल्कुल ही एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा बिल्कुल ही इस स्थिति में बैठे हैं जहाँ व्यक्ति को खुद का कारोबार ज़्यादा सूट करेगा। मृगशिरा नक्षत्र में कपड़ों से संबंधित कारोबार व्यक्ति कर सकता है, जरी का काम कर सकता है, दुल्हा दुल्हन से संबंधित और केमिकल से संबंधित क्षेत्र, या फिर परिधान से संबंधित जितने भी कॉस्मेटिक वगैरह से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं व्यक्ति अपना सकता है। व्यतिपात योग के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य टूटता है, कमजोरियां बढ़ती हैं, नुकसान होता है, जीवन में कई बुरे दौर देखने पड़ते हैं। ये ठीक नहीं होता। तैतिलकरण में आप अपना काम बिल्कुल कर सकते हैं। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति अपने लेवल पे बचाने का प्रयास एक वक्त पे किया था, पर वो सफल नहीं होता है,
क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति अच्छे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वो राहु से दृष्ट है। सप्तम भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, गुरु देख रहे हैं, तो जो 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव तो इनका रहेगा। वस्तुतः जो है वो 9वें भाव का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। व्यक्ति जो है वो थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है और अपनी बातों को मानने वाला। गुरु के साथ अगर कोई और अन्य ग्रह बैठा होता तो थोड़ा अच्छा होता। यहाँ बुध बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं और राहु और केतु। यहाँ के अधिपति लग्न में और सप्तम भाव के अधिपति गुरु जो हैं वो 12 में। कई बार इन्होंने खुद भी चीज़ों को बताया नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसको एडमिट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। राहु कन्या के कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में युक्त होकर के, जल्दबाजी से युक्त होकर के और चपलता के कारण गलती कर बैठता है। वहीं अगर गुरु को देखते हैं तो गुरु 12वें में स्वतंत्र हो जाता है जिम्मेदारी लेने से और जल्दी ही मुक्त होना चाहता है किसी भी तरीके के अल्हड़पन से। मतलब कोई भी चीज़ उसको जब बुरी लग जाती है उसको वो तुरंत वहाँ से निकलना चाहता है। ऐसे हालांकि बचाने का प्रयास अगर किया जाता तो निस्संदेह यह विवाह बच सकता था, दूसरा वाला, क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के चंद्रमा थे, इस छठे भाव के चंद्रमा नीच के थे और सप्तम भाव के अधिपति 12वें थे, इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल रहा होगा। लेकिन कोशिश करने पे, चूंकि यहाँ पे बुध बैठे थे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे थी, राहु गुरु का संबंध था, इस वजह से कई बार सामने वाला मन के मुताबिक नहीं होता या खरा नहीं उतरता या विवाह का सुख थोड़ा कमजोर होता है। ये मैं नवमांश कुंडली में देख रहा हूँ, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य धनु राशि के बैठे हैं जिसके अधिपति शत्रुग्रही हुए हैं और जहाँ के अधिपति शुक्र स्वयं की जन्म कुंडली में अगर शुक्र को देखें तो यहाँ पे बैठे हैं जिसके अधिपति अष्टम में जाकर के स्वग्रही। मतलब एक चीज जो है वो मैं ये कहता हूँ कि इसके पीछे चंद्रमा, पीछे नीच के और आगे शनि, तो शनि के आगे बैठ जाने से और भाग्य भाव में शुक्र के बैठ जाने से जो 12वें के अधिपति हैं, बातचीत होती ही नहीं है और ऊर्जा हमेशा क्षरण में जाता है। मतलब कई बार आप चाहें कि टेबल पे बैठ के उसको सुलटा लें, समझा लें, उसको कन्विंस करें, पर वो चीज़ होती नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लें। और उसके पीछे कई बार दशाएं भी काम करती हैं, ये बात भी है। अब जरा इस बात को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं कि विवाह चलो जैसा भी रहा टूट गया और आगे चीज़ें बनी नहीं, पर कारण क्या था, उसके मूल रहस्य को समझते हैं। तो व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जन्मा था तो एक काला पक्ष तो था, और 12वें भाव में राहु, 12वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, 3 घर खाली, 9वां भाव खाली, यहाँ पे मंगल और सूर्य बहुत खराब। तो इस वजह से व्यक्ति को जो है वो खाली गर्मी 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 ही हो जाती है, ठंडाई है नहीं। और वैसे ये पर्सनल लेवल पे व्यक्ति बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है, समझदार है, बुद्धिमान है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति है, पर उसको अच्छे लोग नहीं मिलते। अपने गलत निर्णयों के कारण कई बार अपनी संतति से हाथ धोना पड़ता है, अपने पति से हाथ धोना पड़ता है, अपने पूर्वजों से हाथ धोना पड़ता है, पिता से हाथ धोना पड़ता है। गलत निर्णय इन लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उसको बचाने का प्रयास हर संभव करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः विवाह में कहीं भी तोड़ने जैसी बात नहीं होती। निकाह में तलाक जैसे शब्दों का जो है वो आना होता है, पर विवाह में तो वस्तुतः नहीं होता। विवाह में तो बांध लिया तो बांध लिया, ये होता है। पर अब ये बातें अलग हो गई हैं। शुक्र नवांश कुंडली में शतभिका के बैठे हैं और गुरु रोहिणी के, जिसके अधिपति चंद्रमा, ध्यान से देखिए, जो यहाँ सप्तम भाव के अधिपति हैं गुरु, वो वस्तुतः 12 में बैठे हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति का 2 स्थान में जाना, सप्तम भाव के अधिपति का 2 स्थान में जाना नीच का, ये ठीक नहीं था। ऊपर से राहु की दृष्टि, इस भाव से चतुर्थस्थ भाव के जो अधिपति हैं, मतलब कि जो आपके दाम्पत्य का सुख जो था, उस भाव के अधिपति देखिए शत्रु के घर में बैठे हैं। और अष्टम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में आकर के सेंध लगाने का काम, जहां व्यक्ति कई बार बहुत ही अग्रेसिव होकर के निर्णय सुना देता है, ये ठीक नहीं था। मंगल लग्न कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी के बैठे थे और वो लग्नेश होकर के 21 डिग्री के थे और सूर्य 28 डिग्री के अस्त थे। इस कारण से व्यक्तित्व को सही दिशा निर्देश नहीं मिलते, व्यक्ति खाली प्रोफेशनली ही स्ट्रांग होता जाता है, पर्सनल जो उसका स्पेस होता है बड़ा कम होता है, उसके पर्दे के पीछे का जीवन ध्वस्त होता है, जैसे कि आजकल के लोगों के जीवन में होते और घटित होते देखा जा रहा है। आप कैसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में 2 अच्छे लोग या बुरे लोग आए, पर आपने उनको अपने जैसा नहीं बनाया? या कई बार इसे आप कुंडली को दोष दे सकते हैं, लेकिन कुंडली ये भी तो सिखाती है कि आपकी कुंडली में ये दोष लगा है तो इसको संभाल करके रखने की आवश्यकता है, बचा करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कुंडली से फिर सीखा क्या? बात है कि नहीं? अगर मुझे सामने दिख रहा है कि मैं जहां पे पैर डालने वाला हूं वहां पे कीचड़ नहीं विष्ठा है, पखाना है, उस भाव का अधिपति अष्टम में था, ये ठीक नहीं था।
तो आपको वहां से पैर हटाना होगा, ना कि आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो ग्रह बैठे हैं तो करवाएंगे ही। मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, माता जी ने कही बात कि पंडित जी ये तो ग्रह के प्रभाव के कारण व्यक्ति, मेरी बेटी आलसी है, वो कर नहीं पाती है। मैंने कहा ये तो ग्रह करवा रहे हैं, और अब जब आप जान गए अब तो नहीं करना चाहिए, या जब आप जानते थे तब तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने फिर ग्रहों से सीखा क्या? ग्रहों से सीखना है, ग्रह तो करवाना चाहते हैं। तो वस्तुतः हम ये कहते हैं कई बार कि ये तो होके ही रहेगा, पर वस्तुतः वो होके रहेगा, पर वो इशारा भी तो कर रहा है कि ऐसा होके हो सकता है, इस वजह से बच के निकल जाओ या तरीके से निकल जाओ, ऐसा संभव है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा था कि गुरु जो बैठे हैं जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के अधिपति गुरु जो बैठे हैं वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, वक्री हैं वो, तो अपना फल पूरा दे नहीं है। और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा देखिए नीच के बैठे हैं, और उस घर के ठीक आगे शनि बैठे हैं जो इस भाव के फल को कमजोर कर रहे हैं। इस भाव के ठीक पीछे राहु बैठे हैं जो इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। इस भाव के ठीक आगे केतु बैठे हैं जो इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। गुरु 12 में, उनकी दृष्टि राहु से प्रभावित, 12 में राहु, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव को, यहाँ के अधिपति चंद्रमा पीछे, इस वजह से कई बार माता से भी खटपट होती रहती है, ये चीजें भी दिखने को मिलती है। व्यवहार के बल पे अगर बात करूं तो इनकी कुंडली में अभी आपको जो स्थिति बन रही है उसमें बुद्धि से संबंधित आपको कारोबार कर लेना चाहिए, बाहर जाकर के कारोबार कर लेना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ करके अपना कारोबार, ऑनलाइन मार्केटिंग में जुड़ करके आपको कारोबार कर लेना चाहिए। दिशाओं के आधार पर आपकी कुंडली में उत्तर दिशा बहुत अच्छी होगी। आपकी कुंडली में जो भाग्य भाव के अधिपति हैं वो देखिए लग्न में बैठे हैं, आपके अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म का भाव होना चाहिए, और आपके पास धर्म है भी। देखिए जरा, तो धन भाव के अधिपति जो हैं वो नीच के बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। ऋण दोष में व्यक्ति कई बार चला जाता है, इस वजह से देने से बचना चाहिए। एक ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट मल्टीपल नहीं करने चाहिए, और पैसे दे करके उससे लगातार संपर्क बना करके रखना चाहिए ताकि वो गायब ना हो जाए। तीसरे भाव के अधिपति को देखिए, वो तीसरे भाव के अधिपति होकर के बुध बैठे हैं। व्यक्ति साहसी है, ब्राह्मणों का पूजक है, पूजा आराधना मंत्र जप आदि में अगर व्यक्ति मन लगाए तो बहुत अच्छा रहे। गोद लेने की स्थिति भी, आप गोद भी ले सकते हैं, आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का पीछे जाना ये ठीक नहीं, राहु से केंद्र में जाना ये व्यक्ति के मेंटल पीस को कमजोर करते हैं। इतनी ही बात कहूंगा, बिल्कुल ऐसे घर भूमि भवन वाहन आदि में व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है, दूर जाकर के ही रह जाना चाहिए। पंचम भाव में पंचमेश बैठे हैं, पर क्रूर और पापक ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये भाव जल गया, जिसके कारण मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। गुरु की दृष्टि थी, इस वजह से कम व्यक्ति के पास अपना बल था, अपना ज्ञान था, अपना अनुभव था, वो कम से कम है, जिसके सहारे व्यक्ति का जीवन चल जाएगा, और हो सके तो व्यक्ति गोद ले सकता है। छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना, जहां शुक्र का जो है वो शुक्र के द्वारा बुध को कमजोर भी किया जाने का प्रभाव दिख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास साहस कई बार कमजोर हो जाता है और वो निचोड़ लिया जाता है परिस्थिति के मार के द्वारा। बार बार अपने आप को इकट्ठा करने का प्रभाव आपको विकसित करना होगा। सप्तम भाव के अधिपति का पीछे जाना और ये कमजोर, अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में जाना ये कमजोर हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। किसी भी भाव के अधिपति का मतलब अष्टम भाव के अधिपति का अगर पंचम और नवम में जाए थोड़ी सी कमजोरी मिल जाती है, जो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं देते। हालांकि फिर भी त्रिकोण में बैठे ग्रह कभी खराब भी नहीं होते, तो इन्होंने आपको बचा करके रखा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप फैशन से संबंधित और मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क आप कर सकते हैं, आपकी कुंडली में ये बात बनती है। नवम भाव के अधिपति का लग्न में जाना धर्म, पूजा पाठ, माता पिता, पुत्र, संतान, इन सब चीजों का सुख, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और परंपरा में विश्वास रखने वाला बना देते हैं। समाज के लिए कुछ काम करना, विश्व के लिए कुछ काम करना, लोगों के लिए कुछ काम करना, गरीबों के लिए कुछ काम करना, ब्राह्मण और गाय के लिए कुछ काम करना, वृक्ष के लिए कुछ काम करना। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। वृक्ष को सजीव कहा जाता है और भागवत में उनके लिए चर्चा होती है कि एक विशेष प्रकार का कर्म किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तब वो वृक्ष बनता है। कल बता दूंगा कि वो कौन सा कृत्य है जिसको करने से व्यक्ति का जन्म वृक्ष में होता है, वो कल बताऊंगा। दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये ठीक नहीं है, जो कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति को, हालांकि व्यक्ति प्रोफेशनली स्ट्रांग होता रहेगा। शनि की दशा है, आपको हमेशा ही काम पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में धन भाव पे है, देर से थोड़ी बहुत धन की, हालांकि शुभ ग्रह की राशि बनी है और शनि उसके मित्र होते हैं, इस वजह से खराब नहीं है। आप बहुत ज्यादा कटु सत्य बोल देते हैं कई बार, और कई बार आप मैनेज नहीं कर पाते। इस बल को वृद्धि दीजिए और इस चीज को आगे लेके आइए। खुद पे काम करने की आवश्यकता है,
ईगोइस्टिक नेचर मत पालिए। आपका दाम्पत्य शुक्र के कारण भी कमजोर रहा और सप्तमेश के राहु केतु के संपर्क में कारण भी कमजोर रहा। गुरु इस कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं थे, इस कारण से भी ये भाव कमजोर रहा। क्लियर है? एकादशवें भाव के अधिपति का दारिद्र दोष पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है या कई बार मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठा होना व्यक्ति के प्रभाव को कमजोर करे, पर ये सब बातें तो कमजोरी वाली रही। पर नौमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में चंद्रमा का केतु के साथ बैठा होना खुद का व्यवसाय, गुरु और सूर्य का बैठा होना रिकॉग्निशन, और जन्म कुंडली में बुध का यहाँ बैठा होना, मंगल का यहाँ बैठा होना, शनि का यहाँ बैठा होना, शुक्र का यहाँ बैठा होना। दशमांश कुंडली सबसे ज्यादा अच्छी बनी है। आपका कर्म क्षेत्र कभी भी खराब नहीं है, 100% आपको आगे बढ़ना होगा और निस्संदेह आप बढ़ भी जाएंगे इस दशा काल में, तो और भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति एक्टिव हैं, जो आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। बस अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए, बाजार के हिसाब से तालमेल और बाजार का अध्ययन करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। मैं समझता हूँ कि जरी वाला काम, कपड़ों से परिधान का कारोबार और केमिकल इंडस्ट्री में जुड़ करके घरों को सजाना, डेकोरेशन का काम, भारी जो वर्क होता है कपड़ों पे, उस तरीके का कारोबार, केमिकल और कॉस्मेटिक से संबंधित चीजों पे भी आप कारोबार कर सकते हैं। यात्रा और अपने माल को कई देशों तक भेज करके भी आप कारोबार कर सकते हैं। यह स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। लग्न नौमांश कुंडली का पुनर्वसु का बना था, जिसके अधिपति 12 में थे, और राहु हस्त नक्षत्र में बैठे थे, जिसके अधिपति चंद्रमा नीच के थे। केतु रेवती के बैठे थे, जिसके अधिपति बुध लग्न में बैठ करके आपको चपल चंचल चालाक या पति जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने वाला था। हर बार वो उग्र ज्यादा हो जा रहा था, या फिर कई बार वो बहुत ही ज्यादा निर्मम था। पीछे से झिंगुर बोलने की आवाज आ रही है, रात में वीडियो बनाता हूं ना, इस वजह से। देखिए फिर से बोलने लगा। तो शनि बैठे थे इस कारण से, तो इस भाव को दरअसल सुख नहीं मिल रहा था इस कारण से। तो ये चीजें, शनि वर्गोत्तम है हर जगह, जो कि मेष लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से भी कुंडली कई बार कमजोर हो जाती है। ये कारण भी है। ये कुछ चीजें आपकी कुंडली में, अगर भवन वगैरह का सुख अगर घर करना हो तो गुरु की दशा को आप देख सकते हैं, और वो काम आपकी कुंडली में जो है वो 2038 में भी बन रही है। एक योग आपकी कुंडली में जो बहुत अच्छा आएगा वो धन वगैरह को करने के लिए, वो 2028 के बाद भी है। एक योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा आ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि 2033 है। अभी तो आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र पे आप जितना ध्यान देना चाहते हैं दे सकते हैं, और मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मंगल चंद्रमा शनि अच्छे बैठे हैं, इस वजह से आपको व्यवहारिकता पे थोड़ा और भी फोकस करने की आवश्यकता है। इमोशनल आप कई बार थोड़े कम हो जाते हैं, या कई बार उसको इनबैलेंस होते देख रहा हूँ। कई बार चीज़ें जो होती हैं वो दुखदाई होती हैं और आपके साहस को, आपके बल को कम कर देती है। एक तरफ आपका समाज ये कहता है कि आप जो है वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अकेले बढ़ो, पर मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त के बाद आपका समाज वही जो होता है वो आप पे हंसने भी लगता है कि 2 विवाह होने के बाद भी चला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले खुद को काम करने की आवश्यकता है, खुद पे काम करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में कई बार आपने जल्दबाजी में निर्णय लिए हैं, अपने अंदर जो है वो मोरलिटी आपने थोड़ी कमजोर रखी थी, उग्र और व्यग्र भी जल्दी हुए थे, जल्दी जल्दी आपने निर्णय लिए और जिस कारण से आपका दाम्पत्य टूटा या कमजोर हुआ। सेंसेशनल आप ज्यादा थे, बहुत ही छोटी बात को कई बार आपने बड़ा बनाया था, और जो एक जैसे नैतिक तत्व जो होता है, जो जिसको अंग्रेजी में पता नहीं मोरल वैल्यू जिसको बोलते हैं, उस पे आपको काम करना चाहिए था शुरू से, जो कि आपने नहीं किया था। कुंडली दिखाने से कई सारे तत्व जो है वो एलिमेंट हमारे शरीर के कमजोर होते हैं, जिस पे काम करने के। इसी वजह से जो चीजें देख रहा हूं उसमें मंगल कमजोर हो रहे हैं, शुक्र कमजोर हो रहे हैं, बुध कमजोर हो रहे हैं, गुरु हर जगह जो है वो थोड़े डिप्रेसिव फील कर रहे हैं अपने आप को, बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे। जो व्यक्ति के जीवन के सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक पहलू, वो भाव, वो पॉजिटिविटी, वो सुखद एहसास, वो चीजें जो है वो कमजोर हो रही हैं। तो आपको उस पर काम करने की आवश्यकता अभी भी है। इतनी सारी चीजें, पर आपकी कुंडली में संतान का सुख है, आप निस्संदेह जो है वो संतान प्राप्त कर सकती हैं, चाहे किसी की संतति को गोद ले सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सिर्फ पढ़ाई ही कई बार काफी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें
अध्ययन की मुहताज होती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा अच्छी रह सकती है या पूर्व दिशा अच्छी रह सकती है। धन कमाने के लिए आपको उत्तर या पश्चिम दिशा भी जाना सही रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से 5 अंक अच्छा रहे, 5 तारीख अच्छी रहे। धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि आपके लिए अच्छी रहेगी। कर्म क्षेत्र आपका प्रभावित करेगा आपको, पर वो परिणाम देगा क्योंकि उस भाव के अधिपति उसको देख रहे हैं। ग्रहों का संबंध थोड़ा ठीक नहीं है, जैसे गुरु चंद्रमा ठीक नहीं है, गुरु राहु ठीक नहीं है, राहु शनि ठीक नहीं है, मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव अष्टम भाव को झेलना पड़ रहा है। शनि ने मंगल को देखा है, मंगल ने शनि को देखा है। ये तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जाति की आपको परेशानी मिल रही है। मैं इसी वजह से भी आप बात करता हूँ कि मंगल शनि का प्रभाव ठीक नहीं होता। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे देखते हैं तो गुरु ने शनि को नीच दृष्टि से देखा है, मंगल ने देखा है। यहाँ भी यहाँ पे शनि अष्टम भाव में बैठे थे, मंगल जो है वो उनके ठीक आगे, और मंगल राहु का प्रभाव अष्टम भाव के, इस वजह से व्यक्ति को लड़ने में मशक्कत होती है, बहुत प्रूफ करना पड़ता है खुद को। मतलब एक वक्त बुरा हो तो दूसरा तुरंत फिर से तैयार है। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती है। नक्षत्र आप कुछ भी काम करिएगा, अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा रहे, मृगशिरा बहुत अच्छा रहे, पर दवाई और ऑपरेशन वगैरह के लिए नहीं। कुछ भी दान वगैरह करने के लिए मृगशिरा अच्छा नहीं है। अच्छा रहेगा आपके लिए हस्त, अच्छा रहेगा आपके लिए उत्तरा फाल्गुनी, अच्छा रहेगा पुनर्वसु, अच्छा रहे पुष्य, अरे रोहिणी अच्छा रहे, ये चीजें अच्छी रहेंगी। लग्न 9 डिग्री का बना है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति जो होते हैं वो बुध हो जाते हैं, और मंगल और बुध का संबंध आप देखिए तो कैसा बना है, द्विद्वादश का। और बुध इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, इस वजह से बुध की दशा भी थोड़ी कमजोर जाती है। और आपकी कुंडली में जो शनि है वो तो वैसे भी अच्छे नहीं होते, तो वो कई प्रकार से आपको परेशान करने के लिए हैं। इस वजह से लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको सुनना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष वगैरह भी पढ़ते रहने से नारायण की कृपा बनी रहती है। गुरुवार का व्रत या गुरुवार को नमक मत खाया करिए। किसी मंदिर का दर्शन, एकादशी का व्रत, रविवार को जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को भक्ति भावना में रख करके, या गुरुवार को हफ्ते में एक दिन पूरे तरीके से काम को बंद करके सिर्फ अपने आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक चिंतन के पीछे विचार करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।